हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक के लेक्चर्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम मैक्सिमा, मिनिमा और मोनोटोनिसिटी और टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, और उसी के साथ में मैंने आपको बताया था कर्व स्केचिंग के थोड़े कॉन्सेप्ट कि कर्व को कैसे हम बनाते हैं और मैक्सिमा, मिनिमा और मोनोटोनिसिटी का वहाँ पे क्या यूज होता है। इसके अलावा हमने एक बात पढ़ी थी कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या होता है और इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या होता है। ठीक है, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए अपन बढ़ते हैं रेट चेंज की ओर। ठीक है, तो काफ़ी दिन अपन को हो गए हैं, तो मुझे लगता है आप लोग कहीं आलसी ना हो गए होंगे। तो शीट को फिर से उठाइए और उसकी जो धूल है वो हटाइए और फिर से स्टार्ट करते हैं रेट चेंज से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप में से कुछ ऐसा सोच रहे थे, मुझे बार बार कॉल कर रहे थे कि सर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपना खत्म हो गया है क्या। तो ऐसा नहीं है, अभी अपन को और भी पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो शीट के जो भी क्वेश्चन अभी तक के थे मैक्सिमा, मिनिमा या मोनोटोनिसिटी के, तो वो सारे आपको कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ से हम आगे नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रेट चेंज बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है और आपने फिजिक्स में ऐसे यूज किया होगा। फिजिक्स में ज़्यादातर इसका यूज हम करते हैं और इसमें क्या करना होता है, बस एक ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। क्या देखिए, ठीक है, एक दो लाइन का इसकी छोड़िए। ठीक है, change in rate of quantity q with respect to t can be given as dq by dt। बस आधा चैप्टर तो यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर कोई क्वांटिटी Q है और विद रिस्पेक्ट टू T हमको चेंज देखना है। ठीक है, उसकी रेट कितनी है चेंज की हमको देखना है, तो सिंपली हमको क्या लिख देना है, dQ by dt, मतलब Q को डिफरेंशिएट कर देना है T के रेस्पेक्ट में। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हो। फिजिक्स में आप बोलते हो कि डिस्टेंस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें अगर अपन को चेंज चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, dV by dt। टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज चाहिए होता है तो dV by ds by dt बोलते हैं। अगर वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज चाहिए होता है तो हम क्या बोलते हैं, dv by dt। ये सब आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से किसी ने बोला कि भाई मुझे तो s में चेंज चाहिए r के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलोगे, ds by dr। तो बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, देखिए मान लीजिए जैसे कि कुछ ऐसे हो रहा था, एक तो क्वांटिटी Q थी और एक क्वांटिटी T थी। दो क्वांटिटी थी आपके पास और आपने क्या देखा कि जब मैं T को बढ़ाऊं तो Q कम हो रहा है, और या फिर ऐसा बोलो कि T को अगर मैं कम करूं तो Q बढ़ रहा है। दोनों अलग अलग नेचर फॉलो कर रहे हैं। भाई किसी एक क्वांटिटी को मैं बढ़ाऊं तो दूसरी वाली क्वांटिटी कम हो रही है, और दूसरी वाली को बढ़ाऊं तो ये क्वांटिटी कम हो रही है। तो हमेशा ही आपको रेट चेंज माइनस में लेना पड़ेगा। और दूसरा केस क्या है, जैसा ये काम कर रहा है वैसा ही अगर ये काम करे, पहली क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी बढ़ जाए, पहली क्वांटिटी घटे तो दूसरी भी क्या हो जाए, घट जाए, तो हमेशा ही रेट चेंज को आपको पॉजिटिव लेना है। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक बर्तन है, कोई एक पॉट, उसमें अपन पानी डाल रहे हैं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वैसे वैसे पानी की जो वॉल्यूम होगा पानी का वो भी बढ़ेगा। तो जब भी मैं dV by dt की बात करूंगा, dV by dt मतलब वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंपेयर, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में मैं चेंज बात कर रहा हूं तो वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है अगर मैं टाइम को बढ़ाता हूं, या फिर टाइम को अगर मैं कम कर दूं तो वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी क्या है कि मान लीजिए एक कंटेनर में पहले से ही पानी पड़ा हुआ है और मैं क्या कर रहा हूं, उसमें से नल के जरिए पानी को बाहर निकाल रहा हूं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उस कंटेनर का वॉल्यूम कम होगा। तो इस वाले केस में dV by dt को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि दोनों क्वांटिटी का नेचर अगर सेम है, दोनों ही बढ़ रही हैं या दोनों ही घट रहे हैं, तब तो आपको रेट चेंज पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी घट रही है,
तो आपको रेट चेंज नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन वाइज जब भी आप करोगे तो अपने आप प्लस माइनस साइन आ जाएगा। मतलब dv/dt आपने मान लीजिए कैलकुलेट किया और वो आ गया -4, तो उसका मतलब क्या होगा, 4 तो उसका आंसर है, रेट चेंज 4 है, बट माइनस का मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के बीच में भी आप चेक कर सकते हो, ऐसी चीजें क्वेश्चन के बीच में आप चेक कर सकते हो। चलिए, दूसरी चीज अब करना क्या है, मेथड क्या होता है, ये मैंने आधी चीज आपको समझा दी है। अभी मेथड क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम करते हैं, उसकी बस एक लाइन आपको याद करनी है। क्या? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फाइंड या फिर क्रिएट, आपको बस ढूंढनी है या फिर बनानी है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग बोथ द वेरिएबल्स। बस एक लाइन तो आपको याद रखनी है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम में टाइम के रिस्पेक्ट में रेट चेंज बताइए, ठीक है, या फिर लेंथ में टाइम के रिस्पेक्ट में रेट चेंज बताइए, तो आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं से ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है या फिर ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें दोनों क्वांटिटी हो, टाइम भी हो और वॉल्यूम भी हो, या फिर टाइम भी हो या फिर डिस्टेंस हो, तो ये दोनों क्वांटिटी उस इक्वेशन के अंदर रहनी चाहिए। ठीक है, एलिमिनेट एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, आपको जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं वो एलिमिनेट करने पड़ेंगे इक्वेशन में। क्वेश्चन में जो भी आपको कोई इंफॉर्मेशन दी होती है उसको यूज करके वो एक्स्ट्रा वाला वेरिएबल आपको हटा देना है। ठीक है, देन डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये अकॉर्डिंगली का मतलब क्या होता है, मैंने तो बहुत छोटे में काम निपटा दिया, अकॉर्डिंगली लिख के काम को खत्म कर दिया, लेकिन इस अकॉर्डिंगली का मतलब क्या होगा आपके लिए कि Q का अगर रेट आपको निकालना है तो आप T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जिसके रेस्पेक्ट में भी आपको रेट निकालना है उसके रेस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। वो पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो अपने आप आगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं, एक दो पॉइंट और हैं जो क्वेश्चन के बीच में आपको समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एट t इज 10 बताइए, ठीक है, एट m इज मतलब हाइट इज 2 पर बात करनी है, तो कोई एक इंस्टेंट आपको दिया जाएगा, आपको ऐसा बोला जाएगा कि इस टाइम पे आपको रेट बतानी है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पानी में आपने पत्थर डाला, पत्थर डालते हैं पानी में तो क्या होता है, लहर बनती है, वो आप बोलते हो राउंड सर्कल बनता है, लेकिन वो धीरे धीरे सर्कल क्या होता है, बड़ा होता जाता है, वो लहर ऐसे बड़ी होती जाती है, तालाब में ऐसे फैलती जाती है। तो आपसे क्या पूछा जाता है कि 5 सेकंड बाद उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ठीक है, या फिर जब उसकी रेडियस 10 मीटर थी तो उसका एरिया में रेट चेंज क्या होगा, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो इन सारे क्वेश्चंस में आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि एक इंस्टेंट पे वो बात करते हैं कि अभी बताना है आपको, t इज 10 सेकंड पे बताना है, जब रेडियस इज 5 मीटर हो गई तब बताना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो टाइम की और रेडियस की जो वैल्यूज हैं वो आपको तब पुट करनी है जब डिफरेंशिएशन हो जाए। डिफरेंशिएट करने के बाद में उन वैल्यूज वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको पुट करनी है। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूं, ठीक है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं इंस्टेंट, जो इंस्टेंट की बात करी गई है, कौन से पर्टिकुलर टाइम की बात करी गई है, वो वाली चीज, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, शुड बी यूज आफ्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ऐसे ही मैं लिखा रहा हूं अपनी लोकल लैंग्वेज में, आप बोल सकते हो, इस तरीके से मैं लिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या ढूंढना है, ये किसका रेट चेंज निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। दूसरा आपको काम क्या करना है, ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें ये दोनों वेरिएबल हों। फिर तीसरा काम आपको क्या करना है, जिसके रेस्पेक्ट में हमको निकालना है उसके रेस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद में जो वेरिएबल बच जाते हैं उनकी वैल्यूज आपको बाद में लिखनी है। क्लियर है?
तो यहाँ तक सबको सबको समझ में आना चाहिए। ये मैंने आपको पूरा प्लॉट बता दिया है कि रेट चेंज का क्या प्लॉट रहेगा। अभी कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं और उनको आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बोला गया है लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर इज चेंजिंग एट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द रेट चेंज इन एरिया व्हेन एरिया इज 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे ये बोला गया है कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड की जो चेंजिंग हो रही है, मतलब साइड की जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब उसकी साइड किस रेट से चेंज हो रही है, वो इसने दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसके एरिया में क्या चेंज है जब उसका एरिया होगा 900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ऐसे करते करते कभी उसका एरिया 900 मीटर स्क्वायर आएगा और उस टाइम पे उसके एरिया में कितना चेंज रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि भाई क्या दिया हुआ है अपन को देखा, उसकी साइड मान लीजिए मैं ए मान लेता हूं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर था, उसकी साइड मान लीजिए मैंने ए एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो मुझे क्या दिया हुआ है, डी ए बाई डी टी, ये दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हो इसकी यूनिट से कि मीटर पर सेकेंड बोला है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज की बात वो कर रहा है। तो डी ए बाई डी टी कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अपन को चेंज किस में निकालना है, एरिया में। तो हमको क्या समझ में आ गया भाई, एरिया और जो दूसरी क्वांटिटी अपने पास ये ए दे रखा है, साइड दे रखा है, उसमें रिलेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलते हो, एरिया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों को हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि इसने रेट चेंज इन एरिया पूछा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको देख के मैं बोल सकता हूँ टी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट किया हमने टी के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर का बन जाएगा 2a और साथ में ए का कितना आएगा, डी ए बाई डी टी। शायद समझ में आया होगा, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a और साथ में आएगा डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो अभी ये तो हमको कैलकुलेट करना है, डी ए बाई डी टी हमको दे रखा है 3, ये ए की हमको जरूरत पड़ेगी कि ये ए क्या है। तो अभी हमको ये पता करना है कि कौन से इंस्टेंट पे हमको बात करनी है। तो अभी हमको पता चल गया कि भाई कब बात करनी है, व्हेन एरिया इज इक्वल्स टू 900 मीटर स्क्वायर, तब बात करनी है। तो एरिया का मतलब होता है ए स्क्वायर, तो 900 मीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए ए कितना हो गया है, ये हो गया 30 मीटर। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कब बात कर रहा है, मतलब ये वही इंस्टेंट है, बस उसको अलग अलग शब्दों में बोल दिया। किसी एक ने तो बोला कि भाई एरिया 900 मीटर स्क्वायर हुआ तब बात करनी, किसी दूसरे ने बोला कि भाई एरिया साइड है वो 3 मीटर है तब बात करनी है, लेकिन बात तो एक ही है। तो हमको किसकी जरूरत है, ए इज इक्वल टू 30 मीटर की जरूरत, स्मॉल ए की जरूरत है, तो वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो आ जाएगा 2 इंटू 30 इंटू डी ए बाई डी टी, आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 180। ठीक है, अच्छा आप देख भी सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड, दोनों मिला के हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो डी ए बाई डी टी भी ऐसे आनी चाहिए 180 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है, तो ये समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन आप नोट करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, क्या बोला गया इसको मैं समझा देता हूँ कि एक कॉन है जिसकी स्टार्टिंग में हाइट है 20 मीटर्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उस कॉन की हाइट है 20 मीटर और उसकी बेस की रेडियस है 10 मीटर। ये पहले से आपको दे रखा है, एक बड़ा कॉन था जिसकी 20 मीटर हाइट थी और 10 मीटर रेडियस उसकी थी। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, हाइट तो डिक्रीज करनी स्टार्ट हो गई, कैसे, 10 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो रेडियस है वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो गई एट 20 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा जब उसकी हाइट होगी 18 मीटर, जब उस कॉन की हाइट हो जाएगी 18। ठीक है, तो ये 18 मीटर क्या देर का आपको समझ में आ गया होगा। 18 मीटर के बारे में बोलना चाह रहे हैं कि हम उस टाइम पे बात कर रहे हैं जब उसकी हाइट 20 से घट के 18 मीटर हो गई, 2 मीटर हाइट उसकी कम हो गई है, उस टाइम पे हम बात कर। तो इसको हजारों तरीके से हम बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, हम उस टाइम पे बात कर रहे हैं जब हाइट 18 मीटर हो,
हम उस टाइम पे बात कर रहे हैं जब हाइट 2 मीटर घट गई होगी, या फिर इसके हिसाब से हम टाइम निकाल लेंगे और हम बोलेंगे हम इतने घंटे के बाद बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हम आगे करने वाले। तो सबसे पहले गिवन की अगर मैं बात करूं कि क्या क्या आपको पहले से ही पता है, तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि सर हाइट मुझे सबसे पहली हाइट पता है 20 मीटर, सबसे पहली रेडियस मुझे पता है 10 मीटर। फिर दूसरी बात मुझे पता चल गई कि डी एच बाई डी टी, एच स्मॉल ही लेता हूं मैं, डी एच बाई डी टी हाइट में चेंज, तो हाइट में चेंज घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो इसने बोला है कि हाइट में चेंज तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब मैं लिखूंगा -10 सेंटीमीटर पर आवर। अगर कोई पूछे डी आर बाई डी टी कितना है, तो आप क्या बोलोगे, डी आर बाई डी टी होगा +20 सेंटीमीटर पर आवर। प्लस क्यों, क्योंकि रेडियस बढ़ रही है। ओके, तो ये हम बात करते हैं। अभी मैंने क्या किया है, अभी ध्यान से देखना, मैंने बढ़ने को प्लस लिया है, घटने को माइनस लिया है। तो अगर अपना आंसर माइनस में आया तो इसका मतलब क्या, वॉल्यूम घट रहा है, और अगर अपना आंसर प्लस में आया तो इसका मतलब वॉल्यूम अल्टीमेटली बढ़ रहा है। ये हमको देखना है। ठीक है, तो यहां तक अपन को बात पता चल गई है। ठीक है, कौन से इंस्टेंट के ऊपर बात करनी है, इंस्टेंट कौन सा है ये हम पहले से ढूंढ लेते हैं। तो इंस्टेंट है जब अपनी हाइट गिर के कितनी हो गई है, हाइट अपनी गिर के कितनी हो गई है 18 मीटर। हाइट तो कम हो रही है ना, तो हाइट गिर के कितनी हो गई है, इसको अपन अलग से देखते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लेते हैं। तो हाइट 18 मीटर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भी हाइट अगर 10 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डिक्रीज हो रही है, तो 20 से लेकर 18 मीटर में, 20 से 18 मीटर आने में उसको कितना टाइम लगा होगा, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है। ठीक है, आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है और दिमाग में कॉमन सेंस के हिसाब से बताना है कि अगर कोई रेट 10 सेंटीमीटर पर आवर है, मतलब हाइट डिक्रीज किस हिसाब से हो रही है, 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर, तो उसको 20 मीटर से 18 मीटर आने में कितना टाइम लगेगा। ये कॉमन सेंस की बात आपको करनी। तो आप क्या बोलोगे, सर 20 मीटर से 18 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने बोला कि सर 2 मीटर कम हुआ है, तो इसका मतलब 200 सेंटीमीटर कम हो गया है। कोई लिखने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला इसका बताने की जरूरत नहीं है, बस हमको पता करना है अगर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर हाइट कम होती है तो कितने घंटे में 200 मीटर हाइट कम हो जाएगी। तो आप बोलोगे 20 आवर्स में। तो मतलब T बराबर 20 आवर्स की वो बात कर रहा है। क्लियर है, फिर से बताऊंगा इस चीज को। ठीक है, क्या बोला है मैंने, 20 से 18 आने में 2 मीटर होता है, जिसको 200 हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के लिए 1 घंटा, 20 सेंटीमीटर के लिए 2 घंटा, 30 सेंटीमीटर के लिए 3 घंटा, एंड सो ऑन। 200 सेंटीमीटर के लिए कितना लगेगा, 20 आवर्स। तो मैंने बोल दिया है कि उसको 20 घंटे में ये काम होने वाला है। क्लियर है, डिवाइड भी कर सकते हो सीधा सीधा, 200 को 10 से डिवाइड किया तो 20 आ जाएगा सीधा। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस टाइम पे रेडियस कितनी हो जाएगी, घंटे तो 20 ही लगने हैं, ये तो बात पता है। अब उन्हीं 20 घंटों में हाइट कम हुई है, तो उन्हीं 20 घंटों में क्या हुई है, रेडियस बढ़ी है। तो अब हमको पता है कि रेडियस बढ़ने का क्या तरीका है। उसने बोला कि 20 सेंटीमीटर 1 घंटे में बढ़ती है, तो बताइए 20 घंटों में कितना बढ़ जाएगा, 20 आवर्स में वो रेडियस कितनी बढ़ जाएगी। तो 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ जाएगी। 400 सेंटीमीटर क्या होता है, 4 मीटर होता है। तो यहां से पता चल गया अब उसकी इस इंस्टेंट पे उसकी रेडियस 4 मीटर बढ़ जाएगी। पहले रेडियस 10 थी, तो अब रेडियस हो जाएगी 14 मीटर। ये दोनों बातें मैंने तीनों चारों जितना भी मुझे पता कर सकते थे वो इतना मैंने पता कर दिया। मतलब इसी क्वेश्चन को आप कैसे कैसे बोल सकते थे, या तो h बराबर 18 मीटर पे बताइए, या t बराबर 20 आवर्स पे बताइए, या r बराबर 14 मीटर पे बताइए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये घुमाने के लिए आपको बोला गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। तो यहां से हमने सीख लिया है, अब हमको अभी तो क्वेश्चन के ऊपर आना है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी न किसी तरीके से एक ऐसी चीज ढूंढिए जिसमें सारे वेरिएबल इन्वॉल्व हो। तो वो चीज तो आप जानते हैं, वॉल्यूम के बारे में बात करनी है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में किया dv/dt इज इक्वल्स टू, अभी अपन को क्या करना है, तो दो वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है। तो दो अगर वेरिएबल हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, h को एज इट इज रखते हैं।
तो ये 1/3 पाई एच, ये तो एज इट इज आ गया। आर स्क्वायर का कितना आंसर आ जाएगा, 2r dr/dt प्लस, दूसरी बात हम क्या करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको हम कांस्टेंट रखते हैं और h का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा dh/dt। यहां तक बात समझ में आई होगी। डिफरेंशिएशन आपको आता है तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ये तो आपके लिए आप समझ सकते हो हलवा है, 2 मिनट में आप सॉल्व कर दोगे। अब आगे बढ़ते हैं, सब चीजें हमने पहले से कैलकुलेट कर रखी हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3 पाई मैंने बाहर निकाला, ठीक है, और दोनों में से क्या बाहर आ जाएगा, एक r बाहर आ जाएगा, तो एक मैंने r बाहर निकाल दिया, r बाहर निकाल तो यहाँ कितना बच गया 2h dr/dt और प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा r dh/dt। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब वैल्यू आपको पहले से ही पता है। कैसे, 1/3 पाई इंटू r, ये क्योंकि डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं तो कौन सी वैल्यूज हम रखेंगे, ये वाली वैल्यूज नहीं रखेंगे, कौन सी वाली, उस इंस्टेंट वाली वैल्यूज को हमको रखना है। तो r की जगह मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 14 मीटर इंटू 14, ठीक है, इंटू 2 इंटू h, तो 2 इंटू 18 इंटू dr/dt की मैं बात करूं तो dr/dt जो है वो 20 सेंटीमीटर पर आवर है। अभी थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि ये सब चीजें मैंने मीटर में रखी हैं, तो इसको भी मुझे मीटर में रखना पड़ेगा। मीटर में रखना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2 मीटर पर आवर। शायद सही किया होगा मैंने, आपको समझ में आया होगा। प्लस, ठीक है, r dh/dt, तो r कितना है 14 इंटू dh/dt कितना है आपके पास -10, तो इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा माइनस और 10 को लिखना पड़ेगा 0.1, क्योंकि मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं सभी को। तो यहां से आंसर कितना मिला, यहां से आंसर मिल गया 14/3 पाई, ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 72 यानी 7.2 माइनस इधर से किया तो आ गया, ये आ जाएगा 1.4, तो दोनों में से माइनस कर दीजिए, ठीक है, और ये आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब पर आवर। ये आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब पर, क्योंकि सभी हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं ना, तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर क्यूब पर आवर्स में अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देख लेना, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा इसका मतलब वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ता रहेगा। क्लियर हो गया पहला पार्ट। अच्छा, दूसरे पार्ट पे आते हैं, इतना तो कर सकते हो ना आगे। तो दूसरे पार्ट पे हम आते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या बोलता है, फाइंड द रेट चेंज इन कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं एक बार क्या बोलूं, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया जानते होंगे कौन का, पाई आर एल। तो अभी मुझे एल में चेंज निकालना पहले पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मिटाता हूं इधर। तो एक तरीका तो ये है कि एल को आप अलग से जाके सॉल्व कर लो, और दूसरा तरीका क्या होता है कि एल को यहीं पे वैल्यू रख के सॉल्व करो। तो अलग से जाके सॉल्व करने वाला थोड़ा मुझे ज्यादा सही लगता है। कौन सा, एल इज इक्वल्स टू होता है √h² प्लस r², दोनों तरफ होल स्क्वायर किया तो आर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h² प्लस r²। तो यहां से डिफरेंशिएट किया तो आ गया 2l dl/dt इज इक्वल्स टू 2h dh/dt प्लस 2r dr/dt, ठीक है। मैंने t के रेस्पेक्ट में सभी को डिफरेंशिएट कर दिया, 2 से 2 सभी में कैंसिल हो जाएगा। हमको dl/dt चाहिए, ये l निकालना पड़ेगा, ये h और r तो हमने पहले से ही निकाल रखा है। तो l का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। तो मुझे पता है इस इंस्टेंट पे क्या होगा, ये वाला जो इंस्टेंट है इस पे क्या होगा, l की वैल्यू हम निकाल देते हैं, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा h² यानी 18², ठीक है, प्लस r² यानी 14²। तो बस ये l निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से dl/dt निकल जाएगा और dl/dt आएगा, dl/dt इज इक्वल्स टू dl/dt इज इक्वल्स टू h की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 इंटू dh/dt। तो dh/dt कितना था अपने पास, हाइट में चेंज था 10 सेंटीमीटर,
पर आवर माइनस में, तो ये आ जाता -0.1 प्लस आर, आर की जगह कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 मीटर, और डी आर बाई डी टी पॉजिटिव है 20, तो ये 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये एल आएगा, तो अपॉन में एल कर दिया, अंडर रूट 18 स्क्वायर और प्लस 14, ये डी एल, सॉरी डी टी नहीं, ये मैंने गलत लिखा, डी एल बाई डी टी। ठीक है, अब कर्व सरफेस के ऊपर आते हैं, तो डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी एस बाई डी टी पाई, एक बार आर को वेरिएबल मानेंगे तो एल कांस्टेंट रहेगा, तो एल को किया कांस्टेंट, ये आ जाएगा डी आर बाई डी टी, और प्लस एक बार पाई आर को लिया कांस्टेंट, ये आ जाएगा डी एल बाई डी टी। क्लियर है, तो यहां से डी एल बाई डी टी निकालेंगे। अच्छा, डी एल बाई डी टी कितना आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी एल बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 0.2 है, अपने आप डी एस बाई डी टी कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनल आंसर तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया। तो इसका फाइनल आंसर आपको सबको कैलकुलेट करना है और नोट्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A man of height 1.5 मीटर, मतलब एक आदमी है, हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, वॉक्स अवे फ्रॉम अ लाइट सोर्स 4.5 मीटर हाइट, तो एक लाइट सोर्स है 4.5 मीटर हाइट का, और एक आदमी है 1.5 मीटर हाइट का, तो वो क्या क्या हो रहा है, लाइट सोर्स से दूर जा रहा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, तो हाउ फास्ट द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ शेडो मूविंग ऑन द ग्राउंड। तो पहली बात तो आपको ये बतानी है कि उसकी शेडो का जो सबसे लास्ट का पॉइंट होगा वो ग्राउंड पे कितनी तेजी से मूव करेगा, और दूसरा आपसे बोला गया हाउ फास्ट हिज शेडो लेंथनिंग, मतलब उसकी शेडो जो है वो कितने रेट से बढ़ेगी, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अभी डायग्राम में हम आपको बता देता हूँ, अगर समझ में आया तो आप उसको सॉल्व करिए, नहीं समझ में आया तो डायग्राम एक बार देख लीजिए। तो इसने बोला है कि एक लैंप पोस्ट, या आप बोल सकते हो आप इसमें 4.5 मीटर हाइट का एक कोई लाइट सोर्स है, यहाँ पे लाइट सोर्स रखा हुआ है, और एक आदमी है जिसकी हाइट है कितनी 1.5 मीटर। तो अब क्या हो रहा है, ये ग्राउंड है, तो ये क्या हो रहा है, ये आदमी इस साइड कितने किलोमीटर से जा रहा है, 4 जा रहा है, तो ये मैन मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से इस साइड में मूव कर रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से इसकी परछाई बनेगी, शेडो बनेगी यहाँ पे, तो ये इस आदमी की शेडो है, यहां से लेकर यहां तक ये आदमी की शेडो बनेगी। ठीक है, तो पहली बात तो आपसे क्या पूछी गई है कि ये जो शेडो का सबसे लास्ट का पॉइंट होगा इसकी स्पीड कितनी होगी इस साइड में, और दूसरी बात आपसे क्या पूछी गई है कि ये जो लेंथ होगी शेडो की, ठीक है, तो इस लेंथ को मैं एक बार के लिए एल बोलता हूं, तो इससे एल मतलब इस लेंथ में कितना इंक्रीज होगा और किस रेट से इंक्रीज होगा, ये आपको बताना है, दोनों बातें बतानी है। ठीक है, और एक ये बताना है कि ये पॉइंट उधर किस स्पीड से बढ़ेगा। एक बात समझ में, तो अब अगर इस कॉन्सेप्ट को पूरे को समझो तो आप देख सकते हो कि ये एल वाला ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि जितना एल में चेंज होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डी एल बाई डी टी कितना है, तो आप बता दोगे कि जितनी रेट से इसकी परछाई बढ़ेगी वही डी एल बाई डी टी होगा। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पॉइंट किस स्पीड से मूव करेगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि जितनी स्पीड से एल बढ़ रहा है उतनी ही स्पीड से वो पॉइंट मूव करेगा, ये आप नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो लाइन है वो भी फिक्स नहीं है, ये डिस्टेंस मान लीजिए इसको मैं एक्स बोलता हूं, ये एक्स डिस्टेंस भी फिक्स नहीं है। मान लीजिए मैंने अगर 1 घंटे बाद की बात करी, तो 1 घंटे बाद ये 4 किलोमीटर बढ़ जाएगी, और उस 1 घंटे में इसकी लेंथ भी, ये जो शेडो है वो भी कुछ बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि वो पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बढ़ने पे दो जगह से डिपेंड करता है, एक एल पर और एक एक्स पर। क्लियर, तो अभी अगर मैं आपको फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, द लास्ट पॉइंट डिपेंड्स ऑन बोथ एल एंड एक्स। सबसे पहली
बात तो ये है, जो ये लास्ट वाला पॉइंट है वो L और X दोनों पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस पॉइंट को मैं P अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं, जो आपका P पॉइंट आएगा कौन सा, D इसको बोल देता हूं चेंज या स्पीड ऑफ P, स्पीड ऑफ P वो आएगा dl बाई dt और प्लस dx बाई dt। ठीक है, dl बाई dt प्लस, नहीं सॉरी गलत लिखा मैंने, ऐसा नहीं होगा, ये होगा d ऑफ x प्लस एल डिवाइडेड बाई dt, ये होगा। x प्लस एल में कितना चेंज आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वही उस पॉइंट की स्पीड होगी। क्लियर है? चलिए, अब सबसे पहले यहाँ पे कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। ये अपना मेथड जो होता है वो क्या बोलता है कि ऐसी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें नोन और अननोन जो भी वेरिएबल है वो एक साथ रहें, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो इधर अगर इसमें ट्राइंगल की बात करूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, हम जानते हैं। तो साइड्स का रेशियो इसमें हमेशा सेम आएगा। तो साइड्स के रेशियो में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात ये क्या है, सबसे जो हाइट है वो है 4.5 डिवाइडेड बाय इसकी हाइट कितनी है 1.5 इज इक्वल्स टू, जो बड़े ट्राइंगल का बेस है वो है x प्लस एल और डिवाइडेड बाय छोटे ट्राइंगल का जो बेस है वो छोटे ट्राइंगल का बेस है l। आई बात समझ में? हमको गिवन क्या है, अभी तक गिवन क्या है, गिवन है dx बाई dt, वो है 4 किलोमीटर पर आवर। ये जो x में चेंज है, x में चेंज किस वजह से आएगा, आदमी जितना जाएगा उतना ही x में चेंज आएगा। तो आदमी किस स्पीड से जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो dx बाई dt हमको पहले से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 टाइम्स चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3l इज इक्वल्स टू x प्लस एल, यानी इधर से आ जाएगा 2l इज इक्वल्स टू x। डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 2dl डिवाइडेड बाई dl डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई dt। तो यहां से dl डिवाइडेड बाई dt कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो dl डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई dt, तो 4 है, और डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। तो dl डिवाइडेड बाई dt दूसरे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जितना एल में चेंज होगा उतनी उसकी शेडो लेंथ करेगी, उसकी शेडो बढ़ेगी। तो शेडो के बढ़ने की रेट क्या हो गई है, 2 किलोमीटर पर आवर। और अगर मुझसे पूछा जाए फर्स्ट पार्ट का आंसर, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था, डी ऑफ एक्स प्लस एल डिवाइडेड बाई डी टी, जो कि हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस डी एल बाई डी टी, जो कि हो जाएगा 4 + 2 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी शेडो का ये लास्ट वाला पॉइंट है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ेगा, और ये शेडो जो होगी वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ेगी। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। चलिए, क्वेश्चन में बोला गया वाटर इज बीइंग पोर्ड ऑन टू अ सिलेंड्रिकल वेसल एट द रेट ऑफ 1 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो अभी तक क्या बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल में वाटर हम पोर कर रहे हैं 1 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से, पानी डाल रहे हैं 1 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से। इफ द वेसल हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 3 मीटर, तो ये भी क्लियर है कि उस सिलेंड्रिकल वेसल का सर्कुलर बेस होगा, बेस जो है वो सर्कल के जैसे 3 मीटर का, ये भी फिक्स है, इसका मतलब बेस चेंज नहीं हो रहा है। फाइंड द रेट चेंज एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग इन द वेसल। ठीक है, तो अभी आपसे क्या बोला गया है कि उस वेसल में पानी की हाइट किस हिसाब से चेंज होगी, वाटर हाइट में चेंज क्या होगा ये आपको बताना है। तो अभी तक गिवन क्या है, रेडियस फिक्स है, वो कितना है 3 मीटर। ठीक है, और dv बाई dt कितना दे रखा है 1 मीटर क्यूब पर मिनट। क्लियर है? वॉल्यूम में टाइम के हिसाब से चेंज बढ़ रहा है कि घट रहा है, देख लीजिए। अगर आप पानी डाल रहे हो तो उसका बढ़ेगा, मतलब पानी उसमें बढ़ ही रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव रखा है। तो अगर आंसर आपका पॉजिटिव आएगा इसका मतलब हाइट भी बढ़ेगी, अगर आपका आंसर नेगेटिव है इसका मतलब हाइट घटेगी। तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए, तो आएगा। ठीक है, तो हमको क्या रिलेशन चाहिए, हमको एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो कि वॉल्यूम और हाइट में
बनता हो। वॉल्यूम और हाइट में एक ऐसा रिलेशन हमको चाहिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम आप जानते होंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर में देखिए पाई और आर यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, पाई और आर हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि सिलेंडर की जो रेडियस है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, डिफरेंट तो कांस्टेंट इनको लेते हुए हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां से मिल जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी। अब ध्यान से देखना, इस बार मैंने r को डिफरेंशिएट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि आप जानते हैं अभी r कांस्टेंट है, r में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, dv बाई डी टी आपको 1 दे रखा है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, r कितना 3 तो r 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एच बाई डी टी। तो यहां से डी एच बाई डी टी आ जाएगा 1/9 पाई। क्लियर है? तो आएगा किसमें, ये भी आप जानते हैं मीटर पर मिनट में। ठीक है, क्योंकि ये मीटर क्यूब पर मिनट था तो ये मीटर पर मिनट में आ जाएगा डी एच बाई डी टी। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं और रेट चेंज को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है कि आपको वो रिलेशन है वो कैसे बनाना है, यही आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो अभी अपना चल रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे वाला सिस्टम। तो क्वेश्चन ऑफ द डे वाले में आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो उसको आपको ऐसे अलग तरीके से जाके अच्छी हैंडराइटिंग में, ऐसी कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, आप उसको सॉल्व करेंगे आराम से। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में फाइनल में आप एक लाइन लिखेंगे आंसर की कि भाई मेरा ये आंसर आया। उसके बाद आपको नेम और बैच लिखना है। ठीक है, तो नेम और बैच अगर उसके बाद आप लिखोगे तो हमेशा आपको ये फायदा रहेगा कि ये सब आप पहले लिखते हो, बाई चांस गलत हो जाता है तो आपको फिर से दोबारा से ये नाम और बैच लिखना पड़ता है। तो इससे अच्छा आप क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन कर देंगे, फिर आंसर जो आपका है वो लिखेंगे और फिर और नेम और बैच लिखेंगे। ठीक है, और इस पूरे की आपको एक पिक क्लिक करनी है। ठीक है, आपको पीडीएफ नहीं बनाना है, ये पिक क्लिक करके आप सीधा सेंड कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग से ये सब जो है वो अलग से नहीं लिखना है, वरना मैचअप हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है कि कौन सा वाला आंसर कौन से स्टूडेंट का है, ये अब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक ही पिक में ये आपको जरूर लिखना है। क्लियर है? वो क्वेश्चन क्या है ये अभी आपको दिखेगा और उसको सॉल्व करना है। ओके।